बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोलम्स लॉ। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट गुजरा है। हमने ये कहा हुआ है कि ना चार्ज होते हैं, भाई चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कोलम ने इसके बारे में तहकीक की कि जो चार्ज हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की मिकदार जो है उस पर क्या इम्पैक्ट रखती है। अगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कोलम ने अपना एक लॉ इस्टेब्लिश किया। तो उसके मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये चार्ल्स कोलम ने, जो मैंने आपको बताया कि फ्रेंच साइंटिस्ट है, 1736 ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1806 ये इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है। उसने 1785 में ये अपना लॉ जो है इस्टेब्लिश किया। तो उसके मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़, अब हमने ये भी देखा था कि एक चार्ज जो है वो कभी अकेला चार्ज उसके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो रही। दो चार्ज बॉडीज़ होंगी तो या तो वो अट्रैक्शन करेंगी या रिपल्शन करेंगी, इनकी फीचर्स में शामिल था। और हमने ये भी देखा था कि अट्रैक्शन कब होती है और रिपल्शन कब होती है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी में चीज़ शामिल है भी। अब उसने कहा कि ये कब किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसमें हमने देखा कि चार्ज बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं। उस चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशन होता है। अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, या फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है उसके साथ वाली दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाए, या पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है उसके साथ वाली दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर है कि फोर्स जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो चार्ज बॉडीज़ हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नेम दिया। यानी ये हमारे पास एक चार्ज Q है, एक Q1, दूसरा हमारे पास चार्ज है वो Q2 है। अगर दोनों पर लाइक चार्ज है, बिलफर्ज इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर जो फोर्सेस अमल कर रही होगी वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होंगी। ये उनके दरमियान हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है पड़ा भी। अब फोर्सेस जो हैं वो देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, यानी वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अगर हमारे पास एक है पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2 जो है बिलफर उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये उनके दरमियान डिस्टेंस है पड़ा। अब इनके दरमियान जो फोर्सेस अमल करती हैं वो कुछ इस तरह से फोर्स अमल कर रही होती है। मतलब उनके दरमियान ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं कि उनकी अट्रैक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास यानी एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, चार्जेस की मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। बिलफर्ज पहले हमारे पास 2 कॉलम के चार्ट थे, ये भी 2 कॉलम का, ये भी 2 कॉलम का, इनके दरमियान चार्ज की अट्रैक्शन जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास अगर 2 कॉलम के हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की मिकदार कुछ और होगी। अगर 5 कॉलम, 10 कॉलम, 20 कॉलम के हो जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास उनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है उसी तनासुब के साथ बढ़ना या कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये हमारे पास हो गया भी चार्जेस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो फोर्स के साथ उनका जो रिलेशन है तो वो एक दूसरे की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्जेस की मिकदार बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो भी बढ़ रही होगी। अगर चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसी तनासुब से कम होना शुरू हो जाएगी। आगे उसने कहा कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए ये हमारे पास 2 चार्ज बॉडीज़ हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ये है। अगर इसके डिस्टेंस को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, डिस्टेंस के इंक्रीज़ करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर उसके डिस्टेंस को हम कम करना शुरू कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यानी डिस्टेंस को हमने कम किया, डिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो इंक्रीज होगी। डिस्टेंस को हमने इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, दूसरी डिक्रीज हो जाती है, या पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, सेकंड क्वांटिटी जो वो इंक्रीज हो गई है। इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही चीज़ यहाँ पर भी मौजूद है कि जब हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर डिस्टेंस को हम डिक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर फोर्स का रिलेशन है डिस्टेंस के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। अब डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है वो सेम होता है। हमें कैसे क्लैरिफाई होगा कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर वो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का अमल चल रहा है तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ओवर का साइन है, फ्रिक्शन है, डिवीजन का साइन है तो वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे भी। अब ये 2 क्वांटिटीज़ आ गई हैं, दोनों का रिलेशन फोर्स के साथ है। अगर इनको हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास क्या आ गया अभी, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू, अब मैंने डायरेक्टली इनवर्सली नहीं कहा, Q1 Q2 एंड 1 ओवर आर स्केयर। Q1 Q2 क्या है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, 1 ओवर आर स्केयर क्या है, ये स्केयर ऑफ द डिस्टेंस है फोर्स के लिहाज से। अगर इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम ख़त्म करें, या F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ये सेम वही फॉर्म बन गई है। अगर इसको हम यहाँ से निगलेक्ट करें तो ये पहली इक्वेशन बन जाती है, अगर ओवर के साइन में देखें तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है। तो इसको हमने उसी फॉर्म में लिख लिया, F इज़ प्रोपोर्शनल, यानी अरेंज कर लिए Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है जो हमने कॉलम्स लॉ में इस्तेमाल भी करना है। F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ये हमारे पास ये उसकी प्रॉपर फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर इसे हम कॉलम कांस्टेंट बोलते हैं। अभी कॉलम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये है भी कॉलम लॉ की
जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉलम कांस्टेंट, दैट इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर ये कॉलम कांस्टेंट का यूनिट है। अब ये यूनिट कैसे आता है इसको हम ड्राइव करते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। चूँकि हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ वाली वैल्यूज को यहाँ से हमने एलिमिनेट करना है। तो R यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी Q1 Q2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और K के साथ दूसरे पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अब यहाँ पर इसके जो यूनिट है उसको फाइंड करने में आसानी रहेगी। फोर्स का यूनिट हमें पता है वो न्यूटन होता है, तो यहाँ पर हम न्यूटन राइट करेंगे। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो गया, ओवर चार्ज यूनिट कॉलम, Q1 का भी कॉलम Q2 का भी कॉलम इज इक्वल टू कांस्टेंट के। या हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, चूँकि इनकी बेस दोनों की सेम है, पावर उनकी ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस कॉलम का भी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। इसी को स्क्वायर को जब हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर करेंगे तो उसकी जो पावर है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास उसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास कॉलम कांस्टेंट की वैल्यू भी यही है कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। थैंक यू।